हेलो नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियोज़ को यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा भारत का इतिहास, जो आपकी इतिहास है, सब्जेक्ट है 550 ईस्वी तक दे रखा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्नों को आज की इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। चलिएगा वीडियोज़ को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा, ताकि क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आप छांटकर अपनी पुस्तक में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट सवाल रहेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम बताइए। देखिए, प्राचीन इतिहास को अगर हमें जानना है, पहचानना है कि वास्तव में प्राचीन इतिहास क्या था, इसको जानने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होगी। पुरातात्विक पुराने स्रोतों, स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों वस्तुएं। वस्तु किसको कहते हैं? कुछ भी हो, चाहे अभिलेख हो, चाहे स्मारक हो, चाहे मटका हो, चाहे आभूषण हो, उसको हम स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत का मतलब हुआ पुराने जो लोग थे भारत के अंदर, तो उसका इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं वो हमें पूछ रहा है सवाल। सवाल को समझेंगे तो दोस्तों आंसर सीधे सीधा आ जाएगा। तो वो स्रोत कौन से थे? सबसे पहला स्रोत है अभिलेख। यानी दोस्तों हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखते हैं और खुदाई करते हैं, क्योंकि दब गए हैं कुछ एक स्रोत, तो खुदाई करते हैं और अलग अलग जगहों से हमें अभिलेख मिलते हैं। और साथ ही साथ में मुद्राएं भी मिलती हैं। मुद्राओं का यहाँ पर मतलब हुआ दोस्तों राशि, मुद्राएं, यानी कॉइन्स वगैरह, हमें सिक्के वगैरह मिले हैं। इसके बाद में स्मारक, स्मारक भी मिले हैं। गुहा अभिलेख, यानी दोस्तों किसी गुहा के अंदर, गुफा के अंदर अभिलेख लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है, इस प्रकार के हमें प्रमाण मिलते हैं। और उस पर जो जानकारी लिखी हुई है उसके आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पुराने जमाने के लोग रहते थे और वो इस प्रकार से लिखा करते थे। फिर आता मिट्टी के बर्तन, वो मिट्टी के बर्तन भी बना लेते थे। और साथ ही साथ में आभूषण भी मिले हैं। और साथ ही साथ में उपकरण, किसी कार्य को करने के लिए फावड़ा वगैरह, कुदाली वगैरह उपकरण होते हैं ना, वो उपकरण भी वहां से हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखिए, आप किसी भी सवाल को एक बार पढ़ो, समझ लोगे ना, तो दूसरी बार पढ़ोगे तो सीधी सीधी नजर घुमाने की आवश्यकता रहेगी। चलिए सेकंड सवाल है, वेद त्रयी शब्द का क्या तात्पर्य? वेद त्रयी, दोस्तों शब्द पर ध्यान दीजिए। वेद त्रयी, त्री का अर्थ हुआ 3। देखिए वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी 3 वेदों को कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? वेद त्रयी कहेंगे। समझ गए पॉइंट को? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला है कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत किन साधनों को शामिल किया है? साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम किन स्रोतों को शामिल करते हैं? साहित्यिक जो स्रोत हैं, साहित्यिक का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों? देखिए साहित्यिक का अर्थ हुआ दोस्तों लिखा हुआ। किसी भी चीज को हम लिखी हुई खोज लेते हैं तो हम उसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि अभिलेख जो होता है उस पर लेख लिखा होता है, किसी के बारे में जानकारी लिखी हुई होती है, किसी के बारे में गुणवत्ता, उसकी जो महानता है, उसकी उपाधियां हैं, वो किसी पत्थर पर लिखी हुई हमें मिलती है, या फिर उस एरिया की जानकारी मिलती है जहां पर हम किसी पत्थर पर खुदे हुए अक्षर संस्कृत में है वगैरह, जो भी भाषा है, तो हम उसको साहित्यिक, साहित्य का अर्थ हुआ दोस्तों, आप हिंदी साहित्य समझते हो ना, हिंदी साहित्य का मतलब हुआ उसमें कुछ ना कुछ तो व्याख्याएं दे रखी होंगी। तो साहित्य स्रोत यानी कि लिखे हुए स्रोत के अंतर्गत किन साधनों को शामिल किया जाता है, ये सवाल आपको पूछा गया है। देखिए साहित्य स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को शामिल किया जाता है। दोस्तों धार्मिक यानी कि वे लोग कौन सा धर्म मानते थे, कौन सी भाषा लिखी गई है। फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य को शामिल किया गया है। और धार्मिक साहित्य जैसे कि ब्राह्मण धर्म साहित्य, वहाँ पर कुछ न कुछ तो वेदों का या फिर कुछ मंत्रों का इस प्रकार से कुछ न कुछ लिखा हुआ होगा, या फिर जैसे कि कोई मूर्तियाँ वगैरह पुराने ज़माने की मिल गई तो भी हमें वहाँ से साहित्यिक स्रोतों के प्रमाण मिल सकते हैं। फिर जैन एवं बौद्ध साहित्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य के प्रमाण, फिर वेद, उपनिषद, आरण्यक, महाकाव्य, पुराण आदि ब्राह्मण धर्म साहित्य है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि साहित्यिक स्रोतों के अंदर जैसे कि वेद हैं, वेदों के अंदर मंत्रों का उच्चारण है, यानी कि मंत्रों को लिखा गया है, कोई भी सामग्री भाषा के रूप में लिखी हुई होगी तो उसको वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, महाकाव्य है, पुराण है,
फिर है ब्राह्मण धर्म साहित्य है, यानी कि उसके बारे में लिखा हुआ कोई मिल जाता है, जैसे वेद हो गया, साहित्य हो गया। आप समझ रहे हो उन बात को, बस खूब है। अब अपनी खुद की किताब में देखोगे तब सीधे सीधा समझ में आएगा। साहित्य का अर्थ हुआ लिखा हुआ, भाषा के अंदर लिखा हुआ। जब हम जानकारी पाते हैं तो उसको हम साहित्य स्रोतों के अंतर्गत शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चौथा सवाल है कि इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम पुरातात्विक स्रोतों को समझते हैं। पुरातात्विक का अर्थ यहाँ पर हुआ पुराने जमाने के। पुराने जमाने के जो स्रोत हैं उनका महत्व क्या है, वो हमारे लिए उपयोगी क्यों है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आते हैं, लिखा हुआ कुछ भी, सिक्के आते हैं, फिर आया स्मारक है एवं प्राचीन अवशेष। यह भारतीय इतिहास के विश्वसनीय स्रोत हैं, यानी कि इसको हम विश्वास कर सकते हैं कि वास्तव में कोई न कोई तो होगा जो इसका उपयोग करता होगा। इसके बाद में इसमें समकालीन राजाओं के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, अगर हमें सिक्के मिले हैं या फिर अभिलेख मिला है, अभिलेख के अंदर राजा का गुणगान किया गया होगा। अभिलेख जो होगा उसके अंदर हम कहेंगे कि राजा के जो एरिया है उसके बारे में लिखा होगा। फिर सिक्का है तो सिक्के पर किसकी निशानी लगाई हुई है, सिक्के पर क्या क्या लोगो लगा हुआ है। सिक्के पर लोगो लगता था राजा का ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, नहीं कि उस पर विश्वास कर सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है, राजा कैसा था, इस प्रकार से। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इस सवाल के अंदर दो शब्द है, इनको समझना जरूरी है। पुरातात्विक स्रोत होता है जो कि हम उसको देख सकते हैं, जिसको हम आभास कर सकते हैं। जैसे कि मटका हो गया, मटके को हम पढ़ नहीं सकते, मटका है वो कैसा है, क्या काम आता है, यानी कि मटका हो गया, सिक्का हो गया। इसके बाद में दोस्तों फावड़ा हो गया, कुदाली हो गई और घर हो गए, तो वो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आएंगे। और साहित्यिक स्रोतों के अंदर अगर कोई अभिलेख है या फिर कोई लेख लिखा हुआ, ताम्रपत्र मिल जाता है जिस पर कुछ लिखा हुआ है खोद कर अक्षरों को, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि वो साहित्यिक स्रोत है। अगर कोई मिलता है, कुछ वस्तु मिलती है, तो वो पुरातात्विक स्रोत है। तो इसमें ये वाला जो पुरातात्विक स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा ये महत्वपूर्ण है ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय, पुराने जमाने का प्राचीन इतिहास लिखते समय इतिहासकारों को पूर्णतया पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, ज्यादातर तो लिखा हुआ नहीं मिलता है, किसी राजा विशेष के बारे में ही लिखा हुआ मिलता है। इसलिए दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों पर ही जो इतिहासकार हैं उनको निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मानव है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो लिखेगा क्या? साहित्यिक स्रोत मिलेंगे कैसे? हमें पुरातात्विक स्रोत ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि त्रिपिटक क्या है। देखिए, त्रिपिटक को हम समझते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। ये 3 है। त्रिपिटक किसको कहते हैं? ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध का ग्रंथ है, इसको हम त्रिपिटक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नियम दे रखे हैं। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिनय पिटक। यानी दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है ये पिटकों के बारे में। सूत पिटक क्या होता है? बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह। जो भगवान बुद्ध हैं उनके धार्मिक विचारों का और वचनों का संग्रह, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के विचार लिखे हुए हो, ऐसी पुस्तक जिसमें भगवान बुद्ध के विचार लिखे होते हैं और वचन लिखे होते हैं, उनका जो संग्रह होता है तो वो होता है सूत पिटक। फिर आता है विनय पिटक, बौद्ध संघ के नियम, जिसमें बौद्ध संघ के जो नियम होते हैं उसे कहते हैं विनय पिटक। अलग अलग भाग है। फिर आता है अभिनय धम्म पिटक, यहाँ पर बौद्ध दर्शन का विवेचन किया होता है। बौद्ध दर्शन का विवेचन है वो अभी धम्म पिटक के अंदर होता है। दोस्तों अगर 1 नंबर में सवाल आता है छोटा सा, तो आप त्रिपिटक के अंदर आप इतना ही लिखिएगा कि ये बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक होते हैं, जो 3 होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। समझ गए? अगला पॉइंट है दोस्तों कि अभिलेखों का वर्गीकरण कीजिए। अभिलेख, देखिए किसी पर लिखा हुआ होता है अभिलेख। अभिलेख किसी वस्तु पर उत्कीर्ण होता है। मैंने कहा किसी पर लिखा हुआ होता है, पत्थर पर लिखा होता है, जैसे कि किसी भी वस्तु पर, तांबे पर लिखा हो सकता है, कहाँ पहाड़ पर लिखा हुआ हो सकता है, तो उसको हम अभिलेख कहेंगे। ठीक है ना? तो वस्तु पर उत्कीर्ण होता है, यानी कि लिखा हुआ होता है, उस आधार पर उसके कई वर्ग हैं। जैसे कि हो गया दोस्तों सबसे पहला शिलालेख है ना। फिर आता है स्तंभ लेख, स्तंभ पर, शिलालेख एक शिला पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ होगा। फिर आता है स्तंभ लेख, स्तंभ पर लिखा हुआ होगा। फिर आता है ताम्र पत्र लेख, कौन सा लेख? ताम्र पत्र, तांबे के पत्र पर लिखा हुआ होगा, मैंने कहा। फिर आता है गुहा अभिलेख, किसी गुफा के अंदर अभिलेख होगा लिखा हुआ। फिर आएगा मूर्ति लेख, किसी मूर्ति के साइड में या फिर मूर्ति पर कुछ ना कुछ तो हमें जानकारी मिलेगी लिखी हुई। इसके बाद में ताम्र अभिलेख भी होता है, जो
पात्राभिलेख, किसी पात्र पर लिखा हुआ है, जैसे कि कोई भी पात्र मिला उस पर किसी न किसी का फोटो है, किसी न किसी की अलग अलग डिजाइनें वगैरह बनाई हुई है, तो ताम्राभिलेख हम उसको कहेंगे। ठीक है, फिर आता है विदेशों से प्राप्त अभिलेख। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अभिलेखों का वर्गीकरण है, अभिलेखों के प्रकार हैं। अभिलेख एक नहीं होता है, अभिलेख अनेक होते हैं, जैसे कि कोई शिला पर लिखा हुआ, पत्थर पर, कोई स्तंभ पर लिखा हुआ, कोई तांबे के पत्थर पर लिखा हुआ, कोई गुहा अभिलेख है, कोई मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ। समझ गए पॉइंट को? तो ये है अभिलेखों के प्रकार, किसी पर लिखना, किसी वस्तु पर लिखना अभिलेख हो गया। चलिए ये अगला सवाल देखते हैं कि आहत अथवा पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? आहत अथवा पंचमार्क सिक्के। चलिए, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। भारत के अंदर जो हमें इतिहास मिला है, उस इतिहास में सिक्के मिले हैं, तो सिक्के के ऊपर कुछ न कुछ तो चिन्ह अंकित होगा। राजा का चिन्ह सिक्के पर हो सकता है, और राजा के जो लोगो होता है उस राज्य का, उसका चिन्ह हो सकता है। तो सिक्कों के ऊपर चिन्ह होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि सत्यमेव जयते, आपने 1 रुपये 2 रुपये देखे होंगे सिक्के अपने यहाँ पर, तो आधुनिक समय की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सत्यमेव जयते इस प्रकार लिखा होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रतीक है, किंतु उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं होते हैं, सिक्कों पर लेख नहीं होते, प्रतीक होते हैं। आहत अथवा पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसा सिक्का जिस पर कोई न कोई चिन्ह अंकित होता है, जिन पर लोगो लगा होता है राजा का, उसको ही हम क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के अथवा आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। समझ गए पॉइंट को? चलिए अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं कहाँ उपलब्ध है? भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, चलिए कहाँ पर उपलब्ध है? सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बैगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वैदिक देवताओं के नाम बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए आप कुछ एक, वैसे वरुण है और मित्र है, इंद्र है, इनको याद कर लीजिएगा, और आप साथ साथ में लिख दीजिए कि यहाँ पर सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना कि एशिया के अंदर, सीधे सीधा आप लिख देना मध्य एशिया का है, और मध्य एशिया के अंदर अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो वे बोगज कोई नामक, क्या नाम है? बोगज कोई। कौन सा कोई? बोगज कोई स्थान पर, मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का जो मिला है, क्या मिला? अभिलेख मिला है, और इस पर इंद्र, मित्र और वरुण, इनके सबके क्या मिले हैं? देवताओं के नाम मिले हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि कौन सा स्तंभ अभिलेख अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में बताता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, कि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, और जो कंपटीशन एग्जाम है उन पे भी पूछा जाता है कि कौन सा स्तंभ अभिलेख अशोक की लुम्बिनी यात्रा को, अशोक ने जो लुम्बिनी यात्रा की थी वो कौन सा अभिलेख बताता? उन अभिलेख का नाम बताइए। तो अशोक के लुम्बिनी, जो लुम्बिनी स्तंभ लेख से अशोक की लुम्बिनी यात्रा, सीधे सीधे दोस्तों इतना तो नहीं यार, लुम्बिनी स्तंभ लेख से हमें लुम्बिनी यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। यह बुद्ध का जन्म स्थान है, लुम्बिनी है वो बुद्ध का जन्म स्थान है, और 249 ईस्वी में अशोक ने यात्रा की थी। अब दोस्तों, आज की क्लास में बस इतने ही सवाल रहेंगे। अब बता दीजिएगा कि वास्तव में आज की क्लास कैसी रही और आपके लिए हेल्पफुल रही, प्रश्न समझ में आए या फिर नहीं आए। अब अगली क्लास भी लगाई जाएगी, लेकिन आपके रिक्वेस्ट, आपके कुछ एक समय भी लग सकता है, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ में। 11वें सवाल से लेकर हम शुरू करेंगे, या फिर इंपॉर्टेंट सवालों को ही देखेंगे आपके हिसाब से, आपके कमेंट के हिसाब से। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। जय हिंद।